नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आईटीआई सीबीटी एग्ज़ाम के लिए विशेष सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसका नाम है परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड करवा रहे थे और आईटीआई फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए ये अपनी सीरीज़ है। इस सीरीज़ में हमने आपको 2 क्लासेज पहले प्रोवाइड करवा दिए और ये है क्लास नंबर 3। अगर आप इसी क्लास से जुड़े हैं तो टाइम निकाल कर प्रीवियस दोनों क्लासेज को ज़रूर देख लेना और इस क्लास को भी देखिए। चैनल से शायद अभी जुड़े हैं तो फिर सब्सक्राइब कर लो, या सब्सक्राइब नहीं किया हुआ था क्लासेस देख रहे थे तो भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको सब्सक्राइब किया हुआ होगा तो अगली क्लास का अपडेट भी मिलेगा। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं क्योंकि पेपर हर बार इन्हीं क्वेश्चंस में से बन रहा है। सो इन सभी प्रश्नों को अच्छे से रट लीजिए। आपके एग्ज़ाम में ये बार बार आने वाले क्वेश्चंस हैं इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर के। वैसे हमने फर्स्ट ईयर की 20 क्लासेज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वैसे भी प्रोवाइड करवाई है। आईटीआई एग्ज़ाम 2024 नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको देखना। ठीक है, आइए आज के प्रश्नों से शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक और जानकारी दे दूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिएगा। ऐप में आपके आईटीआई फर्स्ट ईयर के फ्री टेस्ट अवेलेबल है, आप उनको अटेंड कर सकेंगे, अपनी तैयारी की प्रैक्टिस जो है वो कर सकेंगे। इन क्लासेज में जो हम ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, लगभग 10 सीरीज हो पाएगी एग्ज़ाम तक। अच्छे से कवर कर लेना, 100% गारंटी है ये क्वेश्चन फिर रिपीट होंगे, क्योंकि ये इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर दिन हर एग्ज़ाम में आए थे, पता है आपको सीबीटी एग्ज़ाम में पर डे आपकी 3 शिफ्ट होती है, तो 3 में से किसी एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन आता ही आता है हर बार। आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने देखो, 200 वाट 240 वोल्ट के 2 लैंप 240 वोल्ट सप्लाई पर सीरीज में जुड़े हुए कुल शक्ति की गणना कीजिए। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में हमने देखा वो ये पूछते हैं कि 200 वाट के 2 लैंप है तो 400 वाट हो गया। नहीं, किसी भी उपकरण की पावर कंजप्शन उसके अप्लाइड वोल्टेज पर डिपेंड होती है। ये 200 वाट की पावर कंजप्शन तब करवाता है जब इसको 240 वोल्ट मिलते। हमने तो दोनों को ही 240 वोल्ट दिए, एक लैंप ऐसे जुड़ा हुआ है, एक लैंप ऐसे जुड़ा हुआ है। अब सीरीज में वोल्टेज जो है वो अलग अलग होती है, इतना तो याद ही होगा आपको। जब दोनों समान वाटेज के हैं तो सीधी सी बात है दोनों की रेजिस्टेंस भी समान होगी। समान रेजिस्टेंस है तो दोनों पर बराबर वोल्टेज मिलती है, यानी दोनों को 120 वोल्ट मिल रही है। आपको एक जानकारी और दे दूं मैं शॉर्ट में याद रखने का तरीका, अगर किसी उपकरण को मिलने वाली वोल्टेज आधी हो जाती है तो उसकी पावर कंजप्शन 1/4 हो जाती है। यानी ये 200 वाट वाला लैंप वास्तव में 50 वाट ही कंजप्शन कराएगा। अब एक 50 वाट कराएगा, दूसरा भी 50 वाट कराएगा, है ना। 1/4 50 वाट ही होगी ना। हाँ, तो दोनों मिलकर कितने कराएंगे? 100 वाट का कंजप्शन करवाएंगे। ये रहा आपका बी उत्तर। बताओ क्वेश्चन समझ में आया क्या? कोई दिक्कत नहीं है, सवाल अच्छे से क्लियर हो रहा है। हाँ, अब एक बात ध्यान रखना कि अगर ये वाले सर्किट की मैं बात करूँ, ये सीरीज़ की जगह अगर पैरेलल होता ना तब आपका उत्तर 400 वाट होता। बताओ क्यों? ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, दोनों लैंप को 240 वोल्ट मिलती, दोनों 200 वाट कंजप्शन करवाते। टोटल कंजप्शन हमेशा P1 + P2 से ही होता है। लेकिन कौन सा P1 P2? एक्चुअल कंजप्शन जो हो रही है वो वाला P1 P2। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा ज़रूर। और ये वाला देखो भाई, अगला सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आज का ही मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं, हर एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भर्ती परीक्षाओं के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आएगा ही आएगा, आपके पेपरों में पक्का कन्फर्म है। सवाल क्या पूछ रहे हैं? 100 वाट और 250 वोल्ट रेटिंग वाले लैंप में गर्म प्रतिरोध का मान क्या होगा? अब एक चीज़ ध्यान रखना, इन्होंने यहाँ पर हॉट रेजिस्टेंस लिखा है, इसका मतलब कोल्ड रेजिस्टेंस नाम से भी कोई चीज़ होती होगी? बिल्कुल होती है, और दोनों में बड़ा डिफरेंस भी है। गर्म प्रतिरोध जो होता है ना, वो ठंडे प्रतिरोध का लगभग 10 से 12 गुना होता है। अगर किसी क्वेश्चन में आपसे कोल्ड या हॉट रेजिस्टेंस के बारे में क्लियरली नहीं लिखे तो आपको हमेशा हॉट रेजिस्टेंस ही देना है, और इसके लिए फॉर्मूला लगता है R = V²/P। ठीक है, R = V/I वाला नहीं लगा सकते क्योंकि इसने वोल्टेज तो दिया है, I नहीं बताया। ठीक है, R = P/I² का लगा सकते थे, P तो दिया लेकिन I नहीं दिया, इसलिए V²/P, V और P दोनों दिए हुए, ये फॉर्मूला लगेगा। यानी हम इस फॉर्मूले से जो रेजिस्टेंस निकालते हैं ये हमेशा कौन सा है? हॉट रेजिस्टेंस है, आपको ध्यान रखना है। हाँ, अगर किसी पेपर में आपसे पूछ ही लेना कि कोल्ड रेजिस्टेंस बताओ, खैर अभी तो क्यों, ये कंपटीशन वालों का है, आपका नहीं है, तो उसको निकाल करके 12 गुना कर देना, उत्तर आ जाएगा। तो देखो 250 × 250/100 है, उत्तर आएगा 625 ओम, है ना।
इन्होंने 2 बार लिखा है तो वैसे ही डाउट हो रहा है सवाल के आंसर पे। अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लेना। अब सुनो, वो क्या करता है कि कंफ्यूज करता है आपको। 100 वाट की जगह अगर 200 वाट दे दे तो कोई बात नहीं, फॉर्मूला तो सेम रहेगा ना। 250 × 250 वोल्टेज तो सेम थी, भाग 200 वाट का दे दो। 60 वाट की लैंप का पूछ सकता है भाई, 40 वाट लैंप का पूछ सकता है। फॉर्मूला नहीं बदलेगा, आंकड़े बदलेंगे, उत्तर बदलेगा, बस। बताओ बात समझ में आ रही है क्या? माय डियर, बात समझ में आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, बिना लाइक के नहीं देखना है यार, बहुत फ़र्क पड़ता है हमारे लाइक का, सीधा हमारे दिल पे आता है वो लाइक आपका। इसलिए हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक वाला बटन दबाएं, क्योंकि नंबर ऑफ़ लाइक से हमें पता लगता है कि चलो इतने बच्चे हैं जिनको ये क्लास पसंद आई। सो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन। हाँ, चैनल को आप भी सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से भी करवाइए, उन तक क्लास पहुंचाइए। क्लास पहुंचेगी ना तो वो देखेंगे। इतना मुझे विश्वास है कि जो बच्चा हमारी क्लास देखेगा ना वो सब्सक्राइब ज़रूर करेगा, क्योंकि हम चीज़ों को कारण सहित बता रहे हैं, आपको पूरा तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको पसंद आई है तो उनको भी पसंद आएगी। किसी चालक के प्रतिरोध पर क्या परिवर्तन होगा या क्या प्रभाव पड़ेगा अगर उसका व्यास दोगुना कर दे? याद रखना, बच्चे क्या करते हैं, क्षेत्रफल और व्यास दोनों को एक जैसा समझ लेते हैं। नहीं, मैं 2 चीज़ें बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध कटाक्ष क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इंग्लिश में बोल रहा हूँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन माय डियर, अगर डायामीटर की बात की जाए तो व्यास के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डायामीटर। यानी अगर हम व्यास को दोगुना करते हैं तो 2 का वर्ग, रेजिस्टेंस 1/4 हो जाएगा। मतलब 10 ओम था तो अब 2.5 ओम ही बचेगा। बताओ बात समझ में आई क्या? डिक्रीज 4 टाइम उत्तर होगा इसका। उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है आपका। इम्पोर्टेंट बहुत है, आया बहुत है, किसी भी तरीके से आ जाए पेपरों में आपके खैर सीधे क्वेश्चन मिलेंगे, घबराओ मत। भर्ती परीक्षाओं में सवाल बदलते हैं, कैसे बदलते हैं वो मैं आपको जब आप भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करोगे तब बताऊंगा। अभी तो फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर पास करोगे, फिर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए जाओगे, राइट। आ जाओ अगले सवाल पर। फिर कौन सा नियम कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज ड्रॉप के योग के बराबर होता है? क्या कहा था किरचॉफ भाई साहब ने कि अप्लाइड वोल्टेज जो है वो सिग्मा IR के बराबर होता है, राइट। सिग्मा बीजगणितीय योग का संकेत है। ये है किरचॉफ का द्वितीय नियम, शॉर्ट में हम इसे KVL बोलते हैं। किरचॉफ का वोल्टेज नियम, किरचॉफ का वोल्टेज नियम। और ध्यान रखना ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। पहला नियम क्या था जिसे शॉर्ट में अपन KCL बोलते हैं, किरचॉफ करंट लॉ। तो करंट लॉ क्या है? किरचॉफ का पहला नियम वो कहता है कि जंक्शन पर धाराओं का बीजगणितीय योग सदैव 0 होता है। अर्थात जंक्शन की ओर आने वाली धाराएं जंक्शन से दूर जाने वाली धाराओं के बराबर होती है। यानी जितनी करंट आई उतनी वहाँ से चली गई, तो जंक्शन पे तो 0 ही बची ना। ऐसे ही वोल्टेज के बारे में, यानी पहला नियम किरचॉफ का करंट के बारे में, दूसरा नियम वोल्टेज के बारे में। किरचॉफ के दोनों नियम इम्पोर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना, बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा, है ना। अच्छा, आ जाओ अगले सवाल पर। क्या पूछ रहा है? इनमें से कौन सा अर्धचालक है? सेमीकंडक्टर के रूप में मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 ही तो है, एक जर्मेनियम और दूसरा, आप कमेंट करके बताओगे। कमेंट इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि पता तो लगे कि क्लास को 9 मिनट तक देख कौन रहा है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो 4-5 मिनट देख के बाहर हो जाते हैं, फिर कहते हैं कि क्वेश्चन कौन सा आएगा। क्लास पूरी देखा करो। दूसरे सेमीकंडक्टर का नाम बताएंगे, ठीक है। यूरेका किस में आएगा? चालक की श्रेणी में आता है ना। एबोनाइट किस में आएगा? एबोनाइट आपका अचालक में आएगा। मैग्नीन भी चालक में आएगा, ठीक है। तो ऐसे करके सारे मटेरियल्स को याद रख लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत रिपीट हुआ है पिछले साल। वैसे तो देखो हम पिछले 3 साल से आपके कंपटीशन एग्ज़ाम को फॉलो, आपके इस CBT एग्ज़ाम को फॉलो करते आए हैं, तो अच्छे से हमने कवर किया है हर दिन हर शिफ्ट को कि क्या आज क्या पूछा गया। आपका जिस दिन पेपर हो उस दिन आप भी हमें ज़रूर बताएंगे व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप नंबर हम इस यूट्यूब चैनल के बैनर पर दिए हुए हैं, तो हमें ज़रूर भेजना कि आज मेरा CBT एग्ज़ाम था और ये पेपर में क्वेश्चंस आए थे। सवाल देखो, अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा हेतु उदाहरण क्या है? इंग्लिश में बोलते हैं इसे कोर सक्सेस करंट प्रोटेक्शन। पिछली क्लास में बताया था, एक सवाल आता है, 2 तरह की करंट प्रोटेक्शन डिवाइस है और इनमें से 3-3 क्वेश्चन बनते हैं। एक इसका एग्जाम्पल,
एक इसका रेटिंग फैक्टर, एक इसका न्यूमेरिकल। तीनों पिछली क्लास में रिपीट करवा चुका हूँ, तो वहाँ से देखना। देखो, सर्किट ब्रेकर और HRC फ्यूज ये तो आते हैं क्लोज एक्सेस में, और रिवायरेबल फ्यूज और किटकैट फ्यूज ये आते हैं हमारे कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन डिवाइस में। बताओ बात समझ में आई क्या? क्लोज एक्सेस का रेटिंग फैक्टर 1.23 है, कोर्स एक्सेस का रेटिंग फैक्टर 0.81 है, और इसका आएगा पेपर में न्यूमेरिकल भी। पहले तो इस क्वेश्चन को याद करो। आई होप कि अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही है, फिर आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल, रेटिंग फैक्टर और न्यूमेरिकल। अगला सवाल, जंक्शन बॉक्स में तारों में सामान्यतः किस प्रकार का हमें जॉइंट देखने को मिलता है? घरेलू वायरिंग में जंक्शन बॉक्स की बात करते हैं तो इसे रेट टेल जॉइंट बोलते हैं। इस जॉइंट का एक दूसरा नाम और है, उसका नाम है पिग टेल जॉइंट, चूहे की पूंछ के जैसा जॉइंट। क्या है ये जॉइंट, कभी आपने देखा है क्या? दो तारों को लिया, दोनों को फटाफट ट्विस्ट कर दिया, बस सिंपल सा। कैसे? इधर से एक तार आ रही है, इधर से एक तार आ रही है, दोनों में से पतली पतली तारें निकली हुई है, दोनों को पकड़ा, प्लायर से करो या हाथ से करो, है ना। इलेक्ट्रिशियन अपने इतने ट्रेंड होते हैं कि हाथ से ही कर देते हैं, तो वो कहलाता है रेट टेल या पिग टेल जॉइंट। सी ऑप्शन सही रहेगा यहाँ पर। अगला सवाल, अंडरग्राउंड केबल में न्यूट्रल चालक का आकार फेज चालक के आकार की तुलना में कैसा होता है? पहली बात तो याद रखना, अगर किसी पेपर में कम, ज़्यादा या बराबर की तुलना करवाएं तो न्यूट्रल का साइज़ कम होता है, फेज वाले जो होते हैं वो साइज़ में मोटे होते हैं। अब कितना साइज़ होता है तो वैसे याद नहीं रहे तो याद रखो, आपने एक केबल का नाम सुना होगा जिसका नाम था 3.5 कोर केबल। तो वास्तव में तो इसमें 4 कोर ही होती है ना, ये भी पेपरों में आया हुआ है। 3.5 कोर केबल में टोटल कोरिंग कितनी होती है? तो 4 कोर ही होती है। फ़र्क इतना सा है कि ये तीनों की तीनों तो फेज़ के लिए होती है, जबकि ये वाली जो होती है ना, ये आधे वाली, ये न्यूट्रल के लिए होती है। तो न्यूट्रल वाली जो होती है वो दरअसल फेज वाले के साइज़ की आधी होती है। कितना होता है? ये रहा, हाफ साइज ऑफ फेज कंडक्टर, फेज चालक का आधा। बताओ क्वेश्चन समझ में आया क्या? इम्पोर्टेंट है, उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। मुझे इसका आप 2 तरीके से उत्तर दे सकते हो। एक, इस वीडियो को लाइक कर दो, एक इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है। आइए सवाल पर। देखो, जॉइंट वाला ना एक आध फोटो दिखाएगा, वो आपको देखकर पहचान लेना। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस जॉइंट का नाम क्या है, जनरली यही वाला आता है। अब देखने में तो सीधा जॉइंट दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर देखो एक कलाकारी है। और अगर आप जॉइंट को देखेंगे ना तो एक इधर से जा रहा है और एक इधर से आ रहा है। यानी इस परिस्थिति को मैं अगर आपको समझाऊं तो ये परिस्थिति आपकी ये वाली है, ये वाली परिस्थिति। कभी किसी दोस्त से हाथ मिलाया होगा, बस तो वो हाथ मिलाने वाला ही होता है, और हम इसे बोलते हैं मैरिड जॉइंट, विवाहित जॉइंट इसका शुद्ध हिंदी में शब्द आएगा। विवाहित में जो कार्ड छपते हैं अपने, सबका पता नहीं, हिंदुओं में तो अपना ऐसे ही होता है। तो जब कार्ड छपता है तो उसमें लड़के लड़की का हाथ ऐसे पकड़ा हुआ दिखाते हैं ना, ये पकड़े हुए हाथ के जैसा ही है, इसे मैरिड जॉइंट बोलते हैं। ए ऑप्शन आएगा, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और देखने में भी समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो, गूंथे हुए चालक का ठोस चालक की तुलना में फ़ायदा क्या है? देखो, गूंथे हुए को ना इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रैंडेड कंडक्टर। अब आपने देखा होगा अपने जो घर में, अगर कभी आपने तार देखी हो तो एक तो आती है, अपने कॉपर की तार देखते हैं, हार्ड तार निकलती है, अंदर से सिंगल निकलती है। और एक जब आप कभी तार को छीलते हैं ना तो अंदर से पतली पतली कई सारी तारें निकलती है। या फिर आ जाओ अपने ओवरहेड लाइन में, जो ACR चालक होता है वो स्ट्रैंडेड ही तो होता है। मतलब एक 2 से या 3 से ज़्यादा तारें होती हैं और ऐसे हल्की ट्विस्टेड भी होती है वो। तो उसकी सबसे बड़ी चीज़ होती है कि वो फ्लेक्सिबल होती है। ये रहा, मोर फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल को हिंदी में लचीलापन बोलते हैं। यानी जो स्ट्रैंडेड वायर होती है ना, वो लचीलापन ज़्यादा होता है। हालांकि लचीलापन ज़्यादा होने से मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है फिर उनकी, ये ध्यान रखना। क्योंकि जो चीज़ फ्लेक्सिबल होगी जल्दी से टूटेगी नहीं, हार्ड होगी वो टूट जाती है। अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की श्रेणी में रखेंगे हम। अब तक ये परीक्षाओं में 10-20 बार आ चुका होगा।
ओरिजिनल पेपर एक हमने हल करवाया हुआ है आपको, फर्स्ट ईयर वाला, देखना उसमें यही वाला क्वेश्चन है, सेम टू सेम। अच्छा एक भाई ये इकाइयों वाला, बिजली की मात्रा के लिए इकाई क्या है, हालांकि पिछली क्लास में मैंने करवा दिया था। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फ़र्क इतना सा था कि पिछले क्वेश्चन में लैंग्वेज चेंज थी और उन्होंने ये कहा था कि चार्ज की इकाई क्या है। चार्ज को शुद्ध हिंदी में बोलते हैं आवेश। बहुत सारे बच्चों, मैंने ये क्वेश्चन इसलिए डाला है, वो लैंग्वेज बदल कर आपको परेशान करते हैं। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता कि व्हाट इज़ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत की मात्रा किसको बोलते हैं, यही नहीं पता होता, उत्तर क्या करेंगे। तो विद्युत की मात्रा आवेश को ही कहा जाता है। अब बताओ आवेश की इकाई क्या है। क्वेश्चन स्किप कर दूं क्या, बताओ याद था क्या, कमेंट करके ज़रूर बताना। आवेश की इकाई होती है कूलाम। वैसे ही देखो महो होती है चालकता की, एडमिटेंस की या ससेप्टेंस की, वो 3-4 नाम याद रख लेना, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की श्रेणी में भी इसको रखा गया है। सवाल देखो, एल्यूमिनियम की सीधी चालकता पूछ रहा है भाई, एल्यूमिनियम की भी पूछेगा, कॉपर की भी पूछेगा, आप कोशिश करें दोनों की याद रखने की, ठीक है ना। तो एल्यूमिनियम की है 35 महो प्रति मीटर और कॉपर की है 56 महो प्रति मीटर। सीधा आंकड़ा है, याद रख लो, ज़्यादा इसमें कोई एक्सप्लेन करने वाली चीज़ नहीं है। दोनों की तुलना करवाते हैं, ये वो बहुत बड़ा है। कॉपर की तुलना में एल्यूमिनियम 61% ही चालक है, कॉपर की तुलना में इसकी रेजिस्टिविटी 1.59 है, यानी 1.6 ही मान लो। तो कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन अभी इस क्वेश्चन को करना है। दरअसल एग्जामिनर आपको सीधा सवाल देगा, सीबीटी एग्जाम में क्वेश्चन बदलते तो है नहीं, सिंपल सवाल आएगा और सीधे ऑप्शन होंगे। तो ये रहा, ठीक है। सी उत्तर कर देना, 35 महो प्रति मीटर। अगला सवाल, ओम मीटर का पाठ्यांक खुले प्रतिरोध R2 पर क्या होगा। दो बातें लिख दी, खुला प्रतिरोध भी लिख दिया और R2 भी लिख दिया, तो कोई बात नहीं, हमारे लिए तो क्वेश्चन को आसान ही कर दिया ना। खुले का प्रतिरोध क्या होता है, अनंत, सिंपल सी बात है। यहाँ जब ओम मीटर से आप रेजिस्टेंस लेंगे तो वो रेजिस्टेंस क्या आएगा, ये देखो, ये रहा ओपन, यहाँ दिखा रहा है। तो खुले का अनंत प्रतिरोध होता है, यानी मीटर उच्च प्रतिरोध या अनंत के आसपास दिखाएगा। ये रहा, इंडिकेट इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, अनंत के आसपास उसका सूचक होगा। सवाल इजी था, मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम है क्या, बहुत अच्छे से आप इसे याद रख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। रेजिस्टेंस का ये कौन सा प्रकार आपको दिखाया गया, नाम बताना है। देखो हमारे पास है ना 4 तरह के रेजिस्टेंस होते हैं, एनटीसी, पीटीसी, वीडीआर, एलडीआर, वो नहीं, कार्बन फिल्म प्रतिरोधक, वायर वाउंड, कार्बन कंपोजिशन, मेटल फिल्म, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो दरअसल ये वाला जो है ना, ये हमारा वायर वाउंड रजिस्टर है। पहचान क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि वायर वाउंड जो होता है ना, भौतिक रूप में सबसे बड़ा होता है। भौतिक मतलब फिजिकल साइज़, फिजिकल साइज सबसे ज़्यादा वायर वाउंड रजिस्टर का ही होता है। और सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज़, रजिस्टर में साइज उसकी पावर को इंडिकेट करता है, यानी जो जितना बड़ा वो उतना ही अधिक वाटेज का है। तो वायर बाउंड रेजिस्टेंस 100 वाट तक के होते हैं, बाकी रेजिस्टेंस अपना आधे वाट, मिली वाट के होते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक में जो कलर बैंड वाले लगते हैं ना, ये तो आधे वाट के भी नहीं होते। कोई बात नहीं, आपको इतना डीप अभी जाने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन मत लो, अभी पेपर की तैयारी करो। डायग्राम आएगा, ऑप्शन दिया हुआ होगा, आपको ढूंढना है वायर बाउंड रजिस्टर। क्या ढूंढना है, हिंदी की तरफ तो भाई यही जाने क्या लिखा है, तार बंधा हुआ प्रतिरोधक, वायर बाउंड प्रतिरोधक शब्द ढूंढ लेना, मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगला सवाल, समांतर परिपथ में प्रतिरोधक R2 का मान बताइए। चलिए जी, एक न्यूमेरिकल है और पूरा हल करवाएंगे, समय लगेगा, किसी को जल्दी है तो बाद में देखना, वीडियो को स्पीड डबल करके देख लेना, लेकिन उम्मीद है कि सब बच्चा समझने चाह रहे हैं। देखो जी, 24 वोल्ट की यहाँ पर सप्लाई है, तो मैं एक काम कर दूँ, पहला तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हुए हैं, बताइए तीनों को 24-24 वोल्ट मिलेगी कि नहीं। टोटल करंट दिखा रहा है 15 एम्पियर, तो बताइए यहाँ से आ रही है और 3 शाखाओं में जा रही है, किरचॉफ का नियम लागू होगा कि नहीं।
आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर, यानी 1 2 3 तीनों को जोड़ूंगा तो 15 एम्पीयर होनी चाहिए ना। अब देखो इसका मान बता रखा है 8 ओम, इसका मान बता रखा है 3 ओम। अगर मैं इन दोनों की करंट निकाल दूं तो 8 और 3 11, इस ब्रांच में 8 एम्पियर, इस ब्रांच में 3 एम्पियर, 15 एम्पियर आ रही है तो जाएगी भी कितनी 15 ही। 8 इसमें जा रही है, 3 इसमें जा रही है, तो इस ब्रांच में से कितने एम्पियर करंट जा रही है 4 एम्पियर। 24 वोल्ट मिल रहे हैं, 4 एम्पियर करंट जा रही है। रेजिस्टेंस का मान कितना है 6 ओम। बताओ सवाल समझ में आया क्या? यहाँ पे क्या किया है मैंने, यहाँ पे V बटे R किया है, यहाँ पे क्या किया है V बटे I किया है। बताओ सवाल समझ में आया क्या? इतना आराम से बताया है, क्या ही प्रॉब्लम होने वाली है भाई? नहीं होगी ना? इस बात पर तो लाइक बनता है कि नहीं वीडियो पर? बस तो फिर क्लास को लाइक करके प्लीज़ एक बार शेयर कर दो, अपने दोस्तों तक जाने दो इसको। सवाल देखो, व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलित अवस्था में अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। देखो व्हीटस्टोन ब्रिज की एक खास बात और बताता हूँ, शायद इतना डिटेल से आपने आज तक पढ़ा ही नहीं होगा। चाहे तो आप इन दोनों भुजाओं का रेशो निकाल दो, उत्तर आ जाएगा। और अगर ये नहीं करो ना तो इन दोनों भुजाओं का रेशो निकाल दो, तब भी आंसर एक बराबर ही आएगा। एक बात याद रखना, बच्चे गलतियाँ क्या करते हैं, इधर से तो ये ले लेते हैं और इधर से ये भुजा ले लेते हैं, फिर गलत हो जाएगा। यहाँ से नीचे की भुजा लेते हैं, यहाँ से ऊपर की ले लेते हैं, फिर गलत हो जाएगा। आपको मैंने 2 तरीके बताए, दोनों से करके देखना, उत्तर बराबर आएगा। जैसे देखो ये P है, ये Q है, तो पहले P बटा Q कर दो। फिर इधर देखो S लिखा हुआ है, इधर R है, तो S बटे R करना है। बच्चे क्या करते हैं, रट्टे मारते हैं कि PQRS है। अरे भाई उसने भुजा चेंज कर दी, पहले S इधर था, R इधर था, अब R और S को बदल दिया उसने कंफ्यूज करने के लिए। आपको PQRS से कोई मतलब नहीं है, आपको ये करना है कि इन दोनों का रेशियो करना है, इन दोनों का रेशियो करना है, या फिर इन दोनों का, ऐसे करना है। एक तरीका अपनाना है, कोई भी तरीका अपना लेना। अब इससे कर लो, उत्तर आ जाएगा। या करना है तो ये करो, P बटे S बराबर Q बटे R। मैं गारंटी दे रहा हूँ, दोनों से मिलान करना, उत्तर बराबर आएगा। और मैं करवा और नहीं रहा हूँ, आप करके देखो और मुझे कमेंट करके बताओ उत्तर कितना आ रहा है। मेरे हिसाब से इसका भी 6 ओम ही आएगा, ठीक है ना? मिलान करके देखना और जितना उत्तर आए मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है? और ये कलर कोड वाला है, ये अभी ज़रूरत नहीं है, अगली क्लास में बताएंगे। बस यही करेंगे क्लास को ख़त्म। उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से क्लास पसंद आ रही है माय डियर। हम आपकी सपोर्ट के लिए तैयार है। बदले में आपको इस वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से भी करवाइए, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप डाउनलोड कर लो, फ्री वाले टेस्ट आप अटेंड कर सकेंगे। अभी के लिए इतना ही था। अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो जल्दी आपको नेक्स्ट क्लासेज और भी मिलती रहेगी। बहुत धन्यवाद।